जैसे जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में अप्लाई होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम कभी भी इक्विलिब्रियम यूज नहीं करते। ठीक। उसके बाद एसिड और जो बेस का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग तरीके से होता है। पहला कि ब्रोंस्टेड एसिड, नहीं नहीं, ब्रोंस्टेड की जगह हम आर्हीनियस लिख लेते हैं क्योंकि वो बेसिक है। आर्हीनियस, दूसरा ब्रोंस्टेड, तीसरा लेविस एसिड, फिर टेस्ट, और फिर पीएच। पीएच तो बड़ा बेसिक सा है। अगर इसके बेस पे हम देखें तो हमें दो कॉन्सेप्ट देखने हैं, एक एसिड का और दूसरा बेस का। तो आर्हीनियस के हिसाब से क्या होगा? एच पॉजिटिव रिलीज इन वाटर, है ना, और बेस ओ एच नेगेटिव रिलीज इन वाटर। सेकेंड यस सर। ब्रोंस्टेड के हिसाब से एच पॉजिटिव रिलीज इन एनी मीडियम, और बेस एच पॉजिटिव एक्सेप्ट एच पॉजिटिव इन एनी मीडियम। दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। टेस्ट बी बिटर, बी ब्लू। लिटमस पेपर में तो पीएच 7 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे टेस्ट सार और ये रेड कलर होता है, पीएच 7 से कम होगा, है ना। बस यस सर। हमें आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड और लेविस कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैटर करते हैं। जब भी हम कोई एसिड लेते हैं तो एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव बनता है। अगर हमारे पास वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। वीक एसिड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। कोई डाउट? ऐसे ही जो कोई भी इन जनरल स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या बनाएगा? वीक बेस बनाएगा। बेस। ठीक है। अगर हम ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करें तो ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ ये बोलता है अगर के हम निकालेंगे तो हमारा आएगा सी अल्फा स्केयर 1 - अल्फा। मैं हाइड्रोलिसिस के साथ भी कंपेयर कर लेता हूँ। तो हाइड्रोलिसिस में जब हम निकालते हैं तो के एच होता है सी एच स्केयर 1 - एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। तो अगर अल्फा बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, लाइक लेस देन 5% है, तो हम बोलेंगे 1 - अल्फा ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस अगर बहुत कम है, 5% से कम, तो हम बोलेंगे 1 - एच ऑलमोस्ट किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो ऐसे केस में के की वैल्यू क्या हो जाती है? सी अल्फा स्क्र। और यहाँ पे के एच की वैल्यू क्या हो जाती है? सी एच स्क्र। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? के बाई सी अंडर रूट। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी? के एच बाई सी अंडर रूट। कोई डाउट? नो तो सर। अल्फा इनवर्सली डिपेंड करता है अंडर रूट सी के ऊपर, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा डाइल्यूशन के ऊपर। मतलब ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे तो अल्फा बढ़ेगा। कोई डाउट? इसमें भी दो वर्जन हो सकते हैं, एसिड और बेस के लिए अलग अलग होगा। अगर हम एसिड की बात करें या फिर बेस की बात करें, एसिड के केस में ये क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू के ए
बाई सी। और बेस के केस में ये क्या होगा, के बी बाई सी। कोई डाउट? एसिड के केस में अगर एच पॉजिटिव की हम कंसंट्रेशन देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो वो होती है सी अल्फा। बेस के केस में अगर कंसंट्रेशन देखते हैं तो ओ एच नेगेटिव होती है सी अल्फा। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट? नो, सारा सारा समझ आ गया सर। अगर एच पॉजिटिव को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे और अंडर रूट में लेके चले जाओगे तो वो सी स्क्वायर बन जाएगा ना। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के ए इंटू सी अंडर रूट, और ओ एच नेगेटिव को क्या, अगर सी को अंदर लेके जाए क्योंकि अल्फा तो है के बी बाई सी, ये जो सी है वो अंदर अंदर जाएगा तो एकदम सेम इसी की तरह हो जाएगा, है ना। कोई डाउट? और अगर इसको नो हम सर, लॉग समझ आ फॉर्म गया। में, अगर इसी को हम लॉग फॉर्म में लेंगे तो हमारे जो पीएच आएगी, क्योंकि के ए जो ये अंडर रूट है वो हाफ पावर की फॉर्म में भी तो है ना। तो यहाँ पे जो अगर हम पीएच निकालें तो वो होगा हाफ पी के ए। हाफ क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट को हमने रिमूव किया। और जो सी का है ये होगा हाफ log सी। ऐसे ही अगर हम ओ एच नेगेटिव का निकालेंगे, क्योंकि अंडर रूट को रिमूव करते हैं तो हाफ आ गया, पी के ए माइनस log के ए के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आया लेकिन कंसंट्रेशन में आया। कोई डाउट? नो सर, समझ आ गई है। ये दोनों एकदम कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। हाँ, एक बात का और इन चीज़ों में ध्यान रखना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है फिर भी, कि जैसे हम निकालते हैं पीएच, तो ये होता है माइनस log एच पॉजिटिव। अगर हम पी ओ एच निकालेंगे तो माइनस log ओ एच नेगेटिव। अगर हम पी के ए निकालेंगे माइनस log के ए। और अगर हम पी के बी निकालेंगे तो माइनस log के बी। अब यहाँ पे पी के ए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये या माइनस में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये माइनस log यहाँ पे यूज हो गया था, माइनस वर्ड, इस वजह से। है ना। एक और जो चीज हम यूज करते हैं इसी चैप्टर में, पी के डब्ल्यू माइनस log के डब्ल्यू। और जो भी पी वाली वैल्यूज होती है वो मोस्टली अगर हम देखें तो उसमें होती हैं, क्या बोलते हैं, नंबर में होती है ना। और एक ये चीज है कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा डिक्रीज होती है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एच पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, तो अल्फा भी डिक्रीज होगी। ठीक है। और जब कॉमन आयन इफेक्ट में ये डिक्रीज होती है तो एक वो था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कॉमन आयन इफेक्ट था, तो उसकी वजह से सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। ये हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में देखेंगे, है ना। और अगर ओड आयन इफेक्ट है कि अलग अलग आयन है, तो ओड आयन इफेक्ट में क्या होता है कि पानी ज्यादा बनता है। अगर पानी ज्यादा तो डाइल्यूशन ज्यादा, तो अल्फा इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम में सर, थोड़ी। हाँ। सर वो अभी ना पता नहीं जैसे क्या हुआ, बट 20 सेकंड की जो आप बोल रहे थे ना, 20 सेकंड के लिए वो मतलब वीडियो पॉज हो गया था सर। आप दोबारा बता सकते हो सर, जो भी आपने बताया था 20 सेकंड में, आधा मिनट, 1 मिनट में। कॉमन आयन इफेक्ट से मैंने बताना है, या पी एच पी ओ एच ये वाला पार्ट देखना एक बार। कॉमन आयन इफेक्ट से बताना है, वैसे पीएच हाँ, पीओएच के फॉर्मूले वगैरह तो बताया था आपने। ठीक है। कॉमन यस आयन सर। इफेक्ट से हमने ये बोला था कि जब भी कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो कॉमन आयन बढ़ता है, तो एच पॉजिटिव कम हो जाता है। और हमने अभी यहाँ पे देखा है कि एच पॉजिटिव मतलब सी अल्फा।
तो अगर एच पॉजिटिव कम हो गया तो अल्फा भी तो कम हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है ना। और ओ यस आयन सर। केस में क्या होता है, पानी ज्यादा बनता है, और जब पानी ज्यादा बनेगा तो अल्फा क्या हो जाती है, डाइल्यूशन की वजह से बढ़ती है। बस यही बात है। ठीक है। और जब पीएच पीओएच की बात होती है तो एक चीज तो हमें पता ही है कि पीएच प्लस पीओएच दोनों की वैल्यू कितने के बराबर होती है, पी के डब्ल्यू, जो कि होता है 14 के बराबर। पीएच और पीओएच दोनों की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 14, है ना। इसमें अगर हम देखें तो जब के डब्ल्यू हम निकालते हैं वाटर के लिए, तो ये होता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन का। इन दोनों की वैल्यू, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 है, और ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 है। ठीक है। अगर ये दोनों इतनी हैं तो हम देखते हैं जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो हमारी आती है 10⁻⁻14, कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। डाउट। नो सर, समझ आ गई है। तो जब हम वाटर के केस में देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं ना, वाटर कंसंट्रेशन, तो हमें पता है 1000, मतलब 1 किलो अगर हम लेंगे और मोलर मास है 18, तो ये हम कंसंट्रेशन 55.5 लेते हैं वाटर की कंसंट्रेशन। इसका रीजन ये है। यस सर। ठीक है। एक और बात, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वजह से एच पॉजिटिव इंक्रीज होगा, एच पॉजिटिव इंक्रीज होने से ओ एच नेगेटिव भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा बनेंगे ना। तो उसकी वजह से जो के डब्ल्यू है, क्योंकि ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो वो भी इंक्रीज होगा, और के डब्ल्यू इंक्रीज होगा तो पी के डब्ल्यू क्या होगा, डिक्रीज। और क्योंकि जो पी एच और पी ओ एच है वो पी के डब्ल्यू के बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे पी एच और पी ओ एच दोनों ही होंगे डिक्रीज, लेकिन ओवरऑल वाटर रहेगा न्यूट्रल। पीएच और पीओएच ओवरऑल कम हो जाएगी, पीपीडब्ल्यू कम हो जाएगा, जो टोटल 14 हुआ करता था ना, अब वो कम हो जाएगा, लेकिन वाटर न्यूट्रल रहेगा। क्यों, अब इसकी वजह से सिर्फ ये चीजें नहीं हुई, साथ में औरों का कोरिलेशन भी समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ने से अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ने से एच पॉजिटिव बढ़ेगा, ओ एच नेगेटिव बढ़ेगा, के डब्ल्यू का उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, पी के डब्ल्यू का उल्टा है, पी के डब्ल्यू का पीएच के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और वाटर न्यूट्रल है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर कर देता है। कोई डाउट। एक छोटा सा डाउट था सर मेरा। पूछो। इसमें सर एच पॉजिटिव बढ़ रहा है तो ओ एच नेगेटिव को कम नहीं होना चाहिए सर इसमें। गुड क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, जब पानी टूटेगा, टेम्परेचर यस सर। बढ़ाएंगे तो पानी टूटेगा, तो पानी जब टूटता है तो वो दोनों को एक साथ में रिलीज कर रहा है ना, एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव। मेक यस सेंस। सर। तो यस सर। अब मान लो पहले 10 वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे थे, तो 10 एच पॉजिटिव बन रहे थे, 10 ओएच नेगेटिव बन रहे थे। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया और 100 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, तो 100 एच पॉजिटिव और 100 ओएच नेगेटिव नहीं बनेंगे। बताओ, कोई डाउट। नो सर, समझ आ गई है। ठीक है। जैसे हमने इसी का मॉडिफाइड वर्जन एक और लिखना था, क्योंकि उसको हमें, तो ये डब्ल्यू जब इसके बराबर होता है, तो इसी का अगर हम मॉडिफाइड वर्जन निकालें, तो के डब्ल्यू बराबर होगा के ए के बी के, इज इक्वल टू के डब्ल्यू, और हमें पता है के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻14, है ना।
तो के ए का बन गया पी के ए, के बी का बन गया पी के बी, और के डब्ल्यू का बन गया पी के डब्ल्यू, और ये होगा 14 के बराबर। बताओ कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया मतलब ये। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एसिड और बेस को हमने मिक्स किया तो हमारे साथ क्या होगा, है ना? मिक्सर, अलग अलग टाइप का मिक्सर लेते हैं। अगर हम एसिड ही लेंगे सिर्फ और उसमें टोटल वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे N1 V1 N2 V2, या कितने भी हो वो किसके बराबर होंगे, इक्वल टू NV। ठीक है, ये NV फाइनल सॉल्यूशन का है, और ये बहुत मल्टीपल सॉल्यूशन है उनके ऐड होने से ये बने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिड है तो जो ये नॉर्मेलिटी है ना वो एसिड एस पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी, तो इससे पीएच निकाल सकते हैं विदाउट। अगर यही बात बेस के केस में होगी, फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन एक ही डिफरेंस है कि जो नॉर्मलिटी है ना वो ओ एच नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बेसिक नेचर है ना, है ना? यस अब सर, यस सर। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है कि एक एसिड हो एक बेस हो। तो अगर नॉर्मलिटी और वॉल्यूम जो कि ग्राम इक्विवेलेंट बनते हैं, अगर वो एसिड के ज्यादा हैं बेस के कंपैरिजन में, तो उससे समझ में आएगा कि जो ओवरऑल एनवी की वैल्यू हम निकालेंगे वो होगी एनवी एसिड की क्योंकि ज्यादा है, माइनस बेस के, है ना? तो उनका डिफरेंस आएगा। और क्योंकि ओवरऑल एसिड ज्यादा है तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एच पॉजिटिव को। अगर बेस ज्यादा होता तो वो किसको रिप्रेजेंट करती, बेस को। वो एग्जैक्टली एच ओ एच नेगेटिव नेगेटिव। को। बस खत्म बात। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे एसिडिक होगा या बेसिक, एसिडिक, क्योंकि एसिड ज्यादा है ना। यस बेसिक, सर, यस सर। सेम चीजें बेस के केस में होंगी कि अगर नॉर्मलिटी और वॉल्यूम बेस के लिए ज्यादा है कंपेयर टू एसिड, तो हम बोलेंगे जो टोटल आएगी तो ये एन वी, क्या बोलते हैं, बेस माइनस एन वी एसिड के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी क्योंकि बेस ज्यादा है तो ओ एच नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर। डाउट? नो सर, समझ आ गया। है ना? और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है ना कि एन वी एसिड के इक्वल हो एन वी बेस के, तो इसके केस में ये क्या होगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल। कोई डाउट? एक बात इसमें याद रखना कि जब भी हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि एन वी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, वो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, ये होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्मल एन है, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। तो आगे मैं टेबल बनाऊंगा चार की। पहले वाले की तो जरूरत ही नहीं है, तो तीन की ही बना दूंगा क्योंकि पहले वाला छोटा है। अब हम, ये टॉपिक खत्म हो गया है, अब कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट जब हम ब्रेक करेंगे, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट ब्रेक होगा। जब भी कोई हम सॉल्ट की बात करते हैं ना, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव,
तो एक्स पॉजिटिव कहाँ से आया है और वाई नेगेटिव कहाँ से आया है? तो जो एक्स पॉजिटिव है वो बेस से आता है, और जो वाई नेगेटिव है वो एसिड से आता है। ठीक है। ये कैसे पता चला? मान लो कोई भी एसिड है, तो वो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव आयन किससे आया? एसिड से। अगर बेस की बात करें हम, तो इसने बी पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट वो कहाँ से आया? वो बेस से आया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में चार टाइप हो सकते हैं। पहला, कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, है ना। सेकंड है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। तीसरा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो। और फोर्थ, दोनों ही वीक हो जाए। यही चार पॉसिबिलिटी बन सकती है ना? यही चार यस सर, पॉसिबिलिटी बन इसके सकती है ना? अलावा नहीं बन सकती। हाँ। या तो दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक, या एक वीक दूसरा स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक दूसरा। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला है ना, वो ज्यादा काम की चीज क्यों नहीं है? क्योंकि इस हमें तो जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो वीक पार्ट चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट से हमें ज्यादा सा लेना देना नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब हाइड्रोलिसिस ऐसे क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव दोनों ही आयन रिएक्टिव नहीं होते, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नॉट रिएक्टिव। अगर वो रिएक्टिव नहीं होंगे, तो जो पीएच है वो किसके आसपास होगा? 7 के आसपास। ठीक है। न्यूट्रल होगा, कोई लिटमस टेस्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल है NaCl। कोई डाउट? नो सर। अब हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन एनालिसिस होंगे। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। और वीक एसिड वीक बेस का, है ना। इसमें पहले वाले में, क्योंकि वीक बेस है, और हमने बोला था कि जो बेस है वो क्या होता है? पॉजिटिव है ना। वीक बेस है ना, और वीक बेस का पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो से ही समझ जाना। फिर क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड और ये नेगेटिव पार्ट होता है, तो वीक एसिड से हमें क्या पता चलेगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस, है ना। और अगर वीक एसिड और वीक बेस लेंगे, क्योंकि दोनों ही रिएक्टिव है, पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी है, तो कैटायन भी है एनायन भी है, तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि दोनों ही है ना। कोई डाउट? यस सर। नो तो सर। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में से लेंगे, एसिडिक होगा या नेट या बेसिक होगा? एसिडिक। कैसे पता चला? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड है तो पीएच 7 से कम होगी, और पीएच अगर 7 से कम होगी, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली रेड में कन्वर्ट। अगर इसको देखें, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका नेचर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका नेचर क्या होगा? बेसिक, पीएच 7 से ज्यादा। और ये जो भी बेस होता है वो ब्लू कलर का होता है। और क्योंकि इसमें वीक एसिड और वीक बेस है, न्यूट्रल के आसपास ही होता है, तो पीएच भी 7 के आसपास ही होती है।
कोई डाउट? नो नो सर। ठीक है। तो क्योंकि जो के डब्ल्यू होता है ना, वो होता है के ए इंटू के बी। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये बराबर होगा के एच जो हाइड्रोलिसिस वाला है इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। क्योंकि हमें यहाँ पे बेस को प्रायोरिटी देनी है, बेस की वजह से ऐसा हुआ। अगर एसिड होता तो के एच इंटू के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू हो जाता। और अगर दोनों होते तो हम ऐसे लिखते के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। बताओ कोई डाउट? अगर वीक नो बेस सर। होगा तो हम के बी लेंगे, वीक एसिड होगा तो के ए लेंगे, और अगर दोनों होंगे तो हम दोनों ले लेंगे। कोई डाउट? और सब कुछ सेम यस सर। है ना? तो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि अगर हमें ये समझ में आएगा, हमें ये भी तो समझ में आ जाएगा ना कि के एच होगा के डब्ल्यू बाई के बी की। यहाँ पे के एच होगा के डब्ल्यू बाई के ए की, और यहाँ पे के एच होगा के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। बस उसी का एक्सटेंडेड वर्जन लिखा ना हमने। हाँ जी सर। है ना? कोई डाउट? यस सर। नो सर। तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले बोला था उसी को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो सब कुछ है ना वो नॉर्मल अल्फा स्क्वायर की तरह है। जैसे वहां पे के था सी अल्फा स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे के एच होगा सी एच स्क्वायर के बराबर। तो एच किसके बराबर होगा? के एच अपॉन सी। मेक सेंस? है ना? यस सर। तो अगर हमें ये बात समझ में आ गई और इधर निकालना हो हमें, तो पहले केस में क्या होगा? अगर हमने वीक बेस लिया है तो ओवरऑल ये एसिडिक नेचर का है। वीक बेस में ओवरऑल सिस्टम तो एसिडिक नेचर का है ना, क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें अगर हम एच पॉजिटिव निकालेंगे तो एच पॉजिटिव होगा सी एच के बराबर। ठीक है। और यहाँ पे जो एच है वो होगा के डब्ल्यू बाई के बी। ये तो एच के एच के बराबर है, डिवाइड बाई सी। ऐसे ही यहाँ पे अगर ओ एच नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल बेस है ये, और बेस हुआ तो ये किसके बराबर होगा? सी एच। सी और एच की वैल्यू क्या थी? के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। और अगर इसमें देखेंगे, अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, लेकिन अगर इसमें हम ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे ना, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव वो डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सी इसमें नहीं काम करता। ठीक है। तो ये होता है के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो अगर इसमें हम ये निकाल लें तो एक चीज और साथ में ऐड हो जाएगी, मैं क्यों अलग से लिखूं? इसका सी अंदर आ जाएगा ना, सी स्क्वायर बन जाएगा। इसका सी यहाँ से कट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में सी हो जाएगा, राइट? सेम ऐसा ये सी को अंदर लाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये एक कट हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ओके। आगे अगर हम यहाँ पे निकालें पीएच वीक बेस के केस में, तो यहाँ पे पीएच की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 माइनस
हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। कोई डाउट? ये हमने कल किया था। ओके। यहाँ पे अगर पी ओ एच हम निकालें तो पी ओ एच किसके बराबर होगा? सेम, 7 माइनस हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। कोई डाउट? नो सर। बट इसको हम पीएच की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पीएच की फॉर्म में लिखूं तो हमें पता है कि हमने पहले केस में ओवरऑल एसिडिक कंडीशन ली थी, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो पीएच 7 से कम होगी। दूसरे केस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच 7 से ज्यादा होगी ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लग जाता है। हाफ हाफ पी के बी प्लस हाफ लॉग सी। ठीक है। यस सर। तो ये इसी केस में हो जाता है। और हमने अभी एक और नहीं लिखा ना, अगर हम ओवरऑल तीसरे का भी लिखें, वीक एसिड वीक बेस का, तो इसका अगर हम पीएच निकालेंगे तो पीएच इज इक्वल टू 7। यहाँ पे बेस के लिए पीएच नेगेटिव में था ना, माइनस पी के बी माइनस हाफ पी के बी, और एसिड के लिए प्लस में था, प्लस हाफ पी के ए। माय बैड, यहाँ पे ए आएगा ना क्योंकि ऊपर ए लिखा हुआ था। तो ये ऐसे ही आएगा कि हाफ पी के ए, क्योंकि पी के एसिड प्लस में था, और हाफ पी के बी क्योंकि पी के बी माइनस में था। अगर फॉर्मूले में देखोगे तो दोबारा से फॉर्मूला देखो पहले वाला, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे पी के बी किस में था? माइनस में। यहाँ पे पी के किस में था? प्लस में। यहाँ पे भी पी के किस में? प्लस में। और पी के बी किस में? माइनस में। एनी डाउट? नो सर। तो ये हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या बहुत भारी चीज थी? नो सर, इसी ही पोर्शन था सर ऐसा। और सारी चीज कोरिलेशन के साथ है। अगर एक आ गया तो सारे आ गए। ये चीज बहुत कम होती है दूसरे चैप्टरों में कि एक चीज आ गई तो सारी चीज आ गई। इसमें हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करो, ये तो बस एक के साथ ही कोरिलेट कर दो, दूसरे समझ में आ जाए। कल हमने पढ़ा था सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है। उसमें हमें क्या देखना है? सोल्युबिलिटी का मतलब होता है मोलैरिटी। तो सोल्युबिलिटी कहीं पे भी अगर मेंशन हो, इसका मतलब ये है हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जब ये करते हैं तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं, है ना। और जब हम यस सर। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, लिख रहे हो ना साथ साथ में? मैं तो इसमें नहीं लिख रहा था, मैं समझ रहा था सर आपके साथ में बस ये। चलो कोई नहीं, समझ के फिर बाद में लिख देना, ठीक है। तो हाँ सोल्युबिलिटी जी। प्रोडक्ट को हम ए एस पी की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें जब भी हम निकलेंगे लिखेंगे तो कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, क्योंकि देखो नीट में तो क्या होता है, फॉर्मूले याद कर लो फिर भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। जेई में सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलता, इसलिए मैं जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें इंक्लूड करते हैं वो हम चीज इंक्लूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसमें जो मोस्ट ऑफ सोल्ड है ना, वो
मोस्ट ऑफ सॉल्ट अनडिजोल्व है ना। और सेकंड की, ये सोल्यूबल बहुत कम है, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रांगली सोल्यूबल सॉल्ट। इसका मतलब बहुत कम सोल्युबिलिटी है, वेरी लेस सोल्युबिलिटी, सिंपल सा मतलब यही है। और तीसरा कि जो के एस पी है वो किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव, जो भी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के बराबर। के खाना तो बनाए कर दी लगाई, इस गला वो मिक्स करे करे हैं निबर के, मैंने कुछ अगर बेसन मिक्स करना हो उन चीजों में। हाँ, गॉट इट। इसमें अगर कोई भी रिएक्शन दी हो मृदुल, तो लिखते ऐसे हैं कि एस पी, जो भी पहला नंबर दिया होगा, एक या नंबर जो भी दिया हो उसको हम पावर में लिख देंगे, सेम नंबर को पावर में। बी की वैल्यू जो भी दी हो उसको हम पावर में लिख देंगे। और जब सोल्यूबिलिटी लिखेंगे ना, तो इन दोनों पावर को ऐड कर देंगे। मैं एग्जांपल देकर अभी समझाऊंगा, क्योंकि एकदम ऐसा ना हो कि ये क्या लिख दिया। मान लो हमें दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जो पहला मॉलिक्यूल है हमारा वो है 2, और सेकंड मॉलिक्यूल है वो कितना है, 3। तो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, एस 2 + 3, है ना। तो 2 का 4, 3 का 27, एस 5, विदाउट। तो जो भी नो ए सर। मॉलिक्यूल है उसके साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है वही नंबर का स्क्वायर भी लिखना है, सॉरी वही पावर लिखना है। सेकंड नंबर जो जुड़ा है उसका पावर लिखना है, और दोनों को ऐड कर देना। अब नेक्स्ट टाइम तुम देखोगे इसी को क्या सीधा लिख दोगे कि सोल्यूबिलिटी की पावर तो 5 ही आएगी, क्योंकि 3 + 2। ये तो बढ़िया आसान हो जाएगा, तो पहले पढ़ा हुआ होगा, है ना। और जो केएसपी की वैल्यू है कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर, कॉमन आयन इफेक्ट में केएसपी की वैल्यू सेम रहती है, बट जो सोल्यूबिलिटी है इस केस में वो डिक्रीज हो जाती है कॉमन आयन इफेक्ट में। ठीक है। हम्म। ओके, एंड डाउट यहाँ तक, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा ही फेमस फॉर्मूला, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा ज्यादा पोज लिया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं ना कि कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन का मतलब है कि कोई कॉमन आयन ऐड कर दिया तो उससे क्या असर होगा। तो कॉमन आयन में कोई भी अगर सोल्युबिलिटी आएगी ना, इस कॉमन आयन इफेक्ट में जब भी हम सोल्युबिलिटी निकालेंगे, नई सोल्युबिलिटी, मान लो एच डैश है, इसकी जब भी कोई पावर लिखी जाएगी 2 3 4 5, उस पावर को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, क्योंकि अब सोल्युबिलिटी पहले ही कम हो गई है। मान लो पहले 0.1 थी, अब 0.01 हो गई है, या 0.001 हो गई है, उसका स्केयर या क्यूब तो बहुत कम हो जाएगा ना के बराबर। मेक सेंस, कोई डाउट। तो सारी चीजें क्या बोलते हैं उसी हिसाब से ऐड होंगे। जैसे मान लो कोई चीज है, उसमें हम NaCl ऐड कर रहे हैं, तो Cl की जो कंसंट्रेशन है वो तो C है। तो ऐसे केस में अगर सोल्युबिलिटी निकालेंगे तो जो भी KSP आएगा उसको C से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। NaCl को हमने किस में ऐड किया है, इसमें मान लो AgCl के अंदर ऐड किया था, तो ऐसा आ जाएगा। दूसरा,
अगर मान लो हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया और उसमें NaCl ऐड किया, तो यहाँ पे तो सोलिबिलिटी 2H डैश होगी ना, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है C। कोई डाउट? नो सर, समझ आ गई है। तो अगर ऐसे केस में हम सोलिबिलिटी निकालेंगे तो KSP बाई सी का स्क्वायर। अब तुम पूछोगे सर ये सी का स्क्वायर क्यों आया? सी का स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि क्लोरीन जो मेन मॉलिक्यूल था ना, उसमें दो थे, इसलिए वो सी स्क्वायर आया। इसमें AgCl1 ही था, इसलिए ये अकेला सी आया था। कोई डाउट? समझ आ गया सर ये। तो क्योंकि इसके न्यूमेरिकल है ना, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अगर देखोगे तो ये बोलोगे कि अरे सर इतना आसान था ये, क्योंकि लोगों को वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालने में लगता है कि वो बतवा दे दे कितने देगा, साइड का देगा, बता भी पता हूँ कार्ड सच्चा सच नहीं है, तो सच का काम क्या हो रहा है? तो पिक्चर में किताब हेलो जॉर्डन। ये जॉर्डन ऑलवेज 10 3 and 7 ऑलवेज। या हम्म सही बात है। So, if you add Na, like you take main salt NaCl, and then you take calcium chloride, you take ulta of this previous one, na? Right hand side. If you take ulta, your main thing is NaCl. Example, in this main thing is AgCl, in this main thing is calcium chloride. Okay. तो हियर मेन थिंग इज NaCl। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये मेन थिंग जो सोल्ड है ना, उससे सोलिबिलिटी का पता चलता है। अब जैसे इसकी सोलिबिलिटी कितनी है, H डैश, यहाँ पे क्लोरीन कॉमन आयन है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, डबल होगी। तो इसकी टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी, H डैश प्लस 2C होगी ना। मेक सेंस? जो भी मेन सोल्ट होता है उसकी पावर बनती है, और जो ये साइड हमने बाद में ऐड किया ना, जिसकी कंसंट्रेशन मान रहे हैं, तो उसकी पावर नहीं बनती, वो सिंपल मॉलिक्यूल में उसकी अमाउंट उसी हिसाब से हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो एस डैश की जो वैल्यू आएगी वो होगी KSP बाई 2C। आपने तो कुछ मिलता है कौन मौसी, आपने तो कुछ मिलता है कौन नहीं। निबंधन तो बहू की चल रही है, तो सासू की चल रही है। अपना पे तो 1 रुपया भी कौन मिला में, तो जे कुछ मांगना पड़ता है भी मिलवा करना पड़ेगा, मम्मी दिए। एनी डाउट ब्रदर? तो ये थोड़ा सा जो ये वाला केस था ना, ये ये मान लो पहला केस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड वाला केस और सेकंड वाले केस को हमने मॉलिक्यूल को उल्टा कर दिया है। सेकंड वाले मॉलिक्यूल में कैल्शियम क्लोराइड मेन चीज है, और NaCl में NaCl मेन चीज है। कोई डाउट? नो सर। इसी वजह से यहाँ पे तो स्केयर आया था, क्योंकि मेन मॉलिक्यूल में हम स्केयर देखते हैं, इसका सोलिबिलिटी का स्केयर लिखते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे जो साइड साइड मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन वो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये 2 से आया। देख रहे हो? तो ये ऐसे कंफ्यूजन होता है, इस वजह से इसको ऐसा स्पेशली लिखा हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो एक और वर्ड यूज होता है KSP के जैसा है, जिसको हम बोलते हैं QSP। QSP को हम आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आयनिक जो प्रोडक्ट है, जैसे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, वो इक्विलिब्रियम के लिए होता है।
और जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किसी भी टाइम पे हो सकता है, यही दोनों में डिफरेंस है। एनी टाइम हो सकता है, एनी टाइम। ठीक है। और अगर हम केएसपी देखें तो वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। तो ये केसी क्यूसी के बराबर है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा तो था, राइट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर केएसपी की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, सोल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, अभी भी हम इसमें और मटेरियल डिजोल्व कर सकते हैं, और डिजोल्व कर सकते हैं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, सेटल डाउन नहीं होगा। अब देखो, जब हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में देखा था तो चीजें सेटल हो जाती हैं, है ना। मोस्टली साल्ट अनडिजोल्व है तो वो नीचे जमा हुआ है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पहुंच गया, आयनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों बराबर हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम है, तो इसको हम बोलते हैं कि सैचुरेटेड हो गया अब, क्योंकि केएसपी भी सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम होता है। और लास्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो ये सुपर सैचुरेटेड होगा, बहुत ज्यादा ही हो गया है। और सुपर सैचुरेटेड होने की वजह से अब क्या होने लग जाएगा, प्रेसिपिटेशन। इसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। और अगर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो सारा सॉल्ट नीचे जमा हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्यूएसपी चेंज होगा, बट कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो केपी वैल्यू, केएसपी वैल्यू सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम की चीज है, उसके अलावा चेंज ही नहीं होता, है ना। इसलिए हम देख रहे हैं ये आयनिक प्रोडक्ट चेंज होता है विद कंसंट्रेशन। बट अगर हम देखें केएसपी, वो चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन के साथ। क्यों? क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम का पार्ट है। तो इक्विलिब्रियम में जो चीज है वो फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं। कोई डाउट? नो सर। और खुद सोचो, जो हम ये कर चुके हैं उसमें ऑलमोस्ट 85% काम हो गया। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बफर सॉल्यूशन, और ये हम कर भी चुके हैं और अच्छे से समझ में भी आ गया था तुम्हें ऑलरेडी, है ना। हाँ जी सर। हमने जैसे एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन इसी से किया था ना अपना, तो हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम का। बिल्कुल। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी पीएच चेंज नहीं होती, पीएच लगभग उतनी ही रहती है। हम थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दें, थोड़ा सा बीज डाल दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, तो पीएच उतनी ही रहती है? ये इर्रिस्पेक्टिव होती है वॉल्यूम के भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डाइल्यूशन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले है सिंपल, सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो सिंपल वाले में हम क्या देखते हैं, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट यूज करेंगे, है ना। और हमने देखा था वीक एसिड और वीक बेस में जब हम पीएच लिखते थे तो वो क्या था, जो के ए था वो तो पॉजिटिव, और के बी था वो नेगेटिव। हाँ, श्रीगंध मौसी मेरी मातरी साड़ी ला है। ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, बिल्कुल। तो बफर सॉल्यूशन में अगर मिर्दुल की हम बात करेंगे, दूसरा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर अगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि हमने लिया है वीक एसिड, जो भी नाम है वो वीक होगा, और उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अगर देखें जो भी नेचर है वही वीक एसिड है। जैसे हमने देखा था ना हाइड्रोलिसिस में, अगर
हम एसिड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एसिड वीक होगा। सेम यहाँ पे अगर बफर सॉल्यूशन हम एसिड का ले रहे हैं तो वीक एसिड होगा और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, और एग्जाम्पल मोस्टली यही पूछते हैं 90% केस में, कि CH3COOH ये वीक एसिड है, इसका जो सॉल्ट है वो होगा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ठीक है, इसमें अगर H पॉजिटिव थोड़ा सा भी ऐड करोगे, OH नेगेटिव ऐड करोगे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनडिजोल्व सॉल्ट में सेटल हो जाएगा। ऐसे केस में अगर पीएच निकालते हो तो पीएच किसके बराबर होता है, pKa प्लस लॉग जो भी हम सॉल्ट लेंगे डिवाइड बाई एसिड की कंसंट्रेशन। कल हमने पढ़ा था ना यही, कल रिवीजन भी किया था, फिर से हमने इसी का रिवीजन। ठीक है, अब जब हमने ये बात लिखी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू pKa log सॉल्ट का मतलब हम यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनता है ना। है, है तो भी ऊपर है ये, बड़े छागा है। 1 ग्राम बेसिक बफर सॉल्यूशन, बस ये लास्ट बचा हुआ है। तो जब हम बेसिक बफर सॉल्यूशन करेंगे तो अब तो हम समझ में आ ही जाएगा कि उसका उल्टा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, और उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विदाउट मृदुल, नो सर, समझ आ गई। एकदम उसी के जैसा। और इसमें भी सबसे पॉपुलर जो एग्जांपल आता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आता है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो ये वीक बेस जब रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो ये बनाएगा, क्योंकि ये वीक बेस है और इसका जो एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि Cl वो HCl से आया है ना। इसमें अगर हम पीओएच निकालेंगे बेस के लिए तो पीओएच कितने किसके बराबर होगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, है ना। इसी फॉर्म में याद रखो, अगर पीएच निकालना हो तो पीओएच से तो हम निकाल ही सकते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। या सॉल्ट लिख लो यहाँ पे, या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड लिख दो, बात दोनों में एक ही है। कोई डाउट। और जब इतनी मेहनत कर ही ली है, एक लास्ट फॉर्मूला बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी हमें बताती है कि हम कितने मोल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड कर सकते हैं 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन में कि पीएच 1 में चेंज हो जाए। तो जब बफर कैपेसिटी पढ़ते हैं वो बफर इफेक्टिवनेस पढ़ते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन लिया वो इफेक्टिव भी है कि नहीं, उसमें कहीं चेंज तो नहीं हो जाएगा पीएच चेंज करने पे। ठीक है, तो अगर ये बफर जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, पीएच उसमें चेंज नहीं होगी, मोर रेजिस्टेंट टू पीएच चेंज। ठीक है, अब ये चीज कर ही ली है तो इसका फॉर्मूला भी कर लेते हैं, बस वही आखिरी है। तो हमारी जो बफर कैपेसिटी होती है, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू कि कितने मोल एसिड के या बेस के पर लीटर हम ऐड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या तो स्ट्रॉन्ग एसिड के या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के, कोई भी होते हैं, पर लीटर ऐड करेंगे कि उसमें पीएच कितना चेंज होगा, चेंज इन पीएच। बस खत्म, और चैप्टर की समरी खत्म हो गई। बताओ, जब हमने चैप्टर की समरी की है तो अच्छे से समझा है या बस जबरदस्ती इसको समरी की बनाया नहीं, अच्छे से समझ आ गया सर ये। है। कितने पेज लिखे हमने, पेज तो 5 हो गए लेकिन बहुत खुले खुले में लिखे। मतलब जल्दी तो वैसे भी हो ही जाएगा सर, रिवीजन में से ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छूट जाएगा और टाइम लगेगा। एग्जैक्टली।
Yes. इसमें मुझे सर एक चीज पूछनी है सर आपसे सर। बेझिझक पूछो। इसमें सर जैसे अब हमने इनऑर्गेनिक तो कर ही लिया सर पहले, इसके साथ साथ हम्म, फिजिकल केमिस्ट्री भी जो है सर वो अपनी कंप्लीट हो गई है सर, जैसे आयनिक हाँ इक्विलिब्रियम के साथ में सर। हाँ। तो अब मेरे एग्जाम में कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा सर इसमें, अब एटलीस्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे इसमें सर? तो